नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज़ोरदार फिर से स्वागत है क्लास वायरस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टेस्ट है, टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास आज की होने वाली है। और आप देखेंगे तो जो हमारी विद्या जो है, जिसमें हमारा 45 प्लस आपके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, तो इसी बुक को हम सॉल्व करा रहे हैं। और अगर आप ये 45 प्लस आप जो है सॉल्व कर लेते हो, तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जहाँ से हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप उसमें आप अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और पहले देखिए, हमने 5 नंबर से क्वेश्चन से लिया है, क्योंकि 1 से 4 तक आपका जो है ये गद्यांश दे रखा है। इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि गद्यांश देखते ही कुछ लोग आपका वीडियो स्किप कर देते हैं और वह देखते नहीं हैं, तो इसीलिए हमने 5 नंबर से लिया है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। क्या है दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आपका निमंत्रण पत्र जो है यह कार्यालय पत्र के श्रेणी में नहीं आता है। और यह जो क्या है, ये जो आपका है गैर सरकारी के पत्र के श्रेणी में आता है, जिन्हें सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में यूज करते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र में अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, बधाई के रूप में, शोक पत्र के रूप में यह निमंत्रण पत्र आपका लिखा जाता है। और छठवां देखिए कि प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। प्रति उपसर्ग जो है हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है, तो यह जो आपका आया है यह आपका संस्कृत भाषा से आया है। अगर हम प्रति उपसर्ग लगाकर वाक्य को बनाने की कोशिश करें तो हमारा क्या आएगा, तो आपका प्रतिवादी आएगा, प्रतिवादन आएगा, प्रतिरक्षण आएगा, प्रत्येक आएगा, प्रत्यक्ष आएगा और प्रतिकार आएगा। 7वां नंबर देखिए, ये तो आपका जो श्रृंगार का तत्सम शब्द होगा, श्रृंगार जो आपका तद्भव रूप है ये आपका करेक्ट है। और बाकी इसका श्रृंगार का जो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो श्रृंगार आपका तत्सम शब्द ऐसे आपका करेक्ट लिखा जाएगा। और अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, तो अखरोट जो शब्द है ये आपका पोस्ता शब्द से आया है, पोस्ता शब्द से आया है। और जो कई भाषाओं से प्रचलित आपका यह शब्द है, जैसे विदेशों के नाम से जाने जाते हैं। पोस्ता शब्द के अन्य शब्द जैसे आपका गुंडा, गड़बड़ आदि। और हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। तो ये जो आपका है यह मौलिक है। क्या है, तो ये आपका मौलिक है। और जैसे आपका मौलिक में क्या होता है, तो मौलिक में आपका जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा के संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं, उसे हम संबंध बोधक वाक्य कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची कौन सा है, तो आपका ये देखिए क्या दे रखा है, छछ आपका मछली का पर्यायवाची है। मछली के पर्यायवाची आपके और भी होते हैं, जैसे आपका मत्स्य हो गया, और आपका मीन हो गया, और एक आपका सफरी भी होता है, एक आपका सफरी भी होता है। और चपला का क्या है, तो चपला का अर्थ आपका बिजली होता है, ये बिजली का पर्यायवाची है चपला आपका। और तयोनिधि क्या दे रखा है, तो ये आपका तयोनिधि आपका समुद्र का है, ये तो आपका समुद्र का है तयोनिधि। और ये देखिए अक्ष क्या है, तो ये आँख का है। और देखिए जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो जो शब्द जो है आपका ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, तो ये तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, जैसे इसमें हम, मैं, यह, वह, तुम, तू, आप, ये सब आपके
पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और दूसरा नंबर आपका निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आपका स्वयं, आप, अपने, जिसमें आपका कर्ता का बोधक होता है। और तीसरा नंबर आपका क्या होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, वह। चौथा नंबर क्या होता है, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आपका कोई, कुछ। पांचवा नंबर क्या होता है, तो पांचवा नंबर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें जो और सो, ये ऐसे आपके वाक्य मिलेंगे। और छठवां और लास्ट क्या होता है, तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कौन और क्या। कौन और क्या ऐसे वाक्य आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपके पूछे जाते हैं। और देखिए क्या दे रखा है कि क्रमवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष शब्द कर्म से होता है। क्रिया का रूपांतरण क्या होता है, तो क्रिया का जो रूपांतरण होता है वो आपका कर्म होता है। क्या होता है, तो आपका कर्म हो के लिए अनुसार होता है। उसने मुझसे कहा, मैंने एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि आई है। तो देखिए इसमें आपका क्या है, तो उसने कहा कि मैंने एक मशीन खरीदी है। तो इसमें क्या है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, तो अल्प विराम की त्रुटि है आपकी। क्या है, तो अल्प विराम की आपकी त्रुटि है। तो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए क्या दे रखा है कि मल्हार अल्पापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्हार अल्पापना मुहावरे का उचित अर्थ आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका 14 का सी, चैन से ज़िंदगी को काटना। चैन से ज़िंदगी को काटना। और आगे देखिए क्या दे रखा है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, तो इसका जो आशय है आपका यह उपयोग से है। जब किसी वस्तु को आप अपने सही से प्रयोग में लाएंगे तो वही आपका उपयोग कहलाएगा। और अनुप्रयोग क्या होता है, तो अनु जिस व्यवहार में ना लाया गया हो, यानी जिसे व्यवहार में ना लाया गया हो उसे हम अनुप्रयोग कहते हैं। जिसे आपका व्यवहार में ना लाया हो उसे अनुप्रयोग कहते हैं। और प्रयोग क्या होते हैं, किसी वस्तु की उपयोगिता की दृष्टि की जांच करना आपका प्रयोग हो गया। और सदुपयोग क्या होता है, किसी वस्तु का उचित उपयोग। 16 नंबर देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वयं स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धियां नहीं हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धियां नहीं हैं, तो किसमें नहीं है, आपका ऊर्जस्वी दे रखा है। क्या दे रखा है, तो देखिए ऊर्जस्वी दे रखा है। और जबकि अन्य विकल्प में आपकी शब्द जो हैं ये आपके आरोग्य दे रखा है, ये आपका रोंग हो जाएगा। ईसाई दे रखा है, ईसाई में आपका ऐसे ईसाई लगता है। और अतुसुक दे रखा है, ये भी आपका रोंग है। और देखिए आगे देखिए क्या दे रखा है कि कार्यालय आदेश सदैव क्या प्रेषित होता है। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है, तो किस में होता है, तो वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। क्या होता है, तो आपका वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर आपका जो है कार्यालय पत्र आपका प्रेषित होता है। किसी भी मंत्रालय के कार्यकाल द्वारा कार्यकाल के समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश कहते हैं। इसमें सदैव आपकी राजभाषा और वाक्यों की रचना पुरुष शैली में होती है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है। 18 नंबर में देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपका देखिए क्या दे रखा है, द्वित्व दे रखा है। ये जो है आपका स्वर का वर्गीकरण नहीं है। मूलतः स्वर के 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो आपका एक ह्रस्व स्वर होता है, आपका दीर्घ स्वर होता है, और आपका क्या होता है, तो संयुक्त स्वर होता है। क्या होता है, तो आपका ह्रस्व हो गया, आपका दीर्घ हो गया, और आपका संयुक्त हो गया। और देखिए क्या दे रखा है, निः कपट का निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। निः कपट जो है
वह किस निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। ये जो आपका है तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। ये इसमें देखिए विसर्ग संधि है। क्या है, तो ये जो आपका है ये आपका विसर्ग संधि है। ये आपका कैसा संधि है, ये आपका विसर्ग संधि है। इस संधि के भेद पर आपका निष्कपट होगा। क्या होगा, तो निष्कपट होगा। और जिस समास में पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान हो उस कौन सा समास कहते हैं। जिस समास में आपका पूर्व पद गौण हो उत्तर पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है, तो वह समास आपका तत्पुरुष समास आपका कहलाता है। तो यह आपका तत्पुरुष समास के आपका है। जैसे आपका कुछ उदाहरण की बात करें तो आपका कामचोर, गौशाला और लोकोत्तर। 21 नंबर देखिए क्या आपका आगे दे रखा है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं वह कौन सा प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कौन सा प्रत्यय कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, तो आपका तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बाईस नंबर देखिए क्या दे रखा है कि ग्रंथि का तद्भव शब्द होगा। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा, तो ग्रंथि का जो तद्भव शब्द आपका होगा वह क्या होगा, तो गांठ। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। इन क्रियाओं के प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं। जैसे विकास पानी पीता है, तो यह आपका कैसा क्रिया है, तो यह आपका सकर्मक क्रिया है। 24 नंबर देखिए क्या दे रखा है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उस कौन सी क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया में क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर आपका कर्म पे पड़ता है। जैसे आपका देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है कि अशोक चाय पीता है। इसमें पीता जो है वह क्रिया का फल है और कर्ता क्या है, तो कर्ता अशोक पर पड़ रहा है। और कर्म क्या है, तो वह चाय पीने का कर्म कर रहा है। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सी विस्मयादिबोधक है। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादिबोधक है, तो ये जो आपका है ये चेतावनी है। क्योंकि वैसे हटने के लिए कहा जा रहा है तो चेतावनी दिया जा रहा है। और देखिए मनोभाव के अनुसार इसके मुख्य भेद इस प्रकार है। जैसे विस्मयादिबोधक में हम क्या कहेंगे, अहो, क्या, अरे। अगर हमें शोक, पीड़ा और ग्लानि को प्रकट करना है तो हम क्या कहेंगे, हाय, उफ। और चेतावनी हमें अगर देनी हो किसी को तो क्या कहेंगे, सावधान, बचो, हटो। और अगर हमें किसी का तिरस्कार करना है तो क्या करेंगे हम, कि छी छी, धिक्कार है, धिक है। अगर हमें किसी को संवेदना देना हो तो क्या कहेंगे, हाय हाय, तौबा तौबा। अगर हमें किसी की प्रशंसा करना है तो हम क्या कहेंगे, अति सुंदर, शाबाश। आगे देखिए 26 नंबर देखिए क्या दे रखा है कि तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द कौन सा अवयव है। तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अवयव है, तो ये क्या है, तो ये निपात है। कैसा है, तो ये आपका निपात है। और निपात क्या होते हैं, तो जिस किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। क्रिया में अत्यधिक बल देने के लिए हम निपात का यूज करते हैं। आगे देखिए 27 नंबर, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी तृष्णा का विपरीत शब्द क्या आपका हो जाएगा। तृष्णा का विपरीत शब्द हो जाएगा वितृष्णा, ये आपका हो जाएगा, वितृष्णा आपका हो जाएगा। और इसका क्या होता है, तो जैसे आपका देखिए तृप्ति, तृषा एवं लोभ का त्याग विपरीतार्थक शब्द हैं।
और जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वहाँ विलाप आशय है। जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वहीं विलाप से आशय क्या है? तो क्या है? तो ये आपका रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना वहीं विलाप से आशय यह हो जाएगा कि रो रो कर अपना दुख कहते जाना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो कौन सा शब्द आपका संबंधवाची है? तो यह आपका हो जाएगा दैवीय। क्या हो जाएगा? तो दैवीय। और देखिए 30 नंबर क्या दे रखा है कि मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? तो कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर देखिए ये आपका हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण, क्योंकि देखिए अधिकरण जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध के का अधिकरण में पर। अधिकरण में पर, तो ये आपका कौन सा आपका विभक्ति हो जाएगी? तो ये आपकी अधिकरण जो है आपकी 7वीं विभक्ति हो जाएगी। तो टोटल जो आपकी 8 विभक्ति होती हैं, जैसे कर्ता ने ये तो आपका प्रथम हो गया, और कर्म को द्वितीय हो गई, करण से द्वारा तो ये आपकी तृतीय हो गई, संप्रदान आपका चतुर्थी हो गया जिसमें आपका का की के आपका प्रसर्ग कारक चिन्ह होता है, और संप्रदान आपका का के लिए ये चौथी विभक्ति हो गई, और 5वीं आपका अपादान जैसे बंदर छत से कूदा, ये आपकी 5वीं विभक्ति हो गई, अलगाव जिसमें होता है, और 6वीं आपकी क्या होती है? 6वीं तो आपकी संबंधवाचक होती है जिसमें का की का रे ये सब ऐसे आपसे प्रसर्ग आपका चिन्ह होता है, और 7वीं आपका अधिकरण ही होता है, और 8वीं आपकी जो होती है जिसमें आपका संबंध आप संबोधन का वाक्य होता है, जैसे हे, ओ, अरे ऐसे वाक्य आपके होते हैं। और क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय ज्ञान हो उसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम काल कहते हैं। और या काल का समय उसी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान का रूपांतरण को काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला आपका वर्तमान काल, दूसरा आपका भूतकाल, तीसरा आपका भविष्यकाल। जैसे सुशील किताब पढ़ता है, अशोक गा रहा है, तो ये आपका क्या है? तो ये आपके वर्तमान काल के उदाहरण है आपके। और वाक्य में प्रयुक्त शब्द में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं आपका अन्वय। क्या कहते हैं? तो इसे आपका अन्वय कहते हैं। और 33 नंबर देखिए क्या दे रखा है, किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्ति या पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति या उसके हस्तांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी राजपत्रित अधिकारी को आपको नियुक्ति देनी हो, उसे पदोन्नति से अवकाश देना हो या उसका कहीं हस्तांतरण करना हो, तो ऐसे पत्र को प्रयोग में लाने के लिए कौन सा पत्र आपका कहलाता है? तो ये जो है आपका क्या है? कि आपका अधिसूचना है। अधिसूचना को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो हम इसे नोटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। और देखिए 34 नंबर में आपका क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन को वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सघोष। सघोष जो है आपका यह व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वन तंत्रियाँ झंकृत होती है वह घोष या सघोष कहलाते हैं। 35 नंबर में देखिए क्या दे रखा है
कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गुरु कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम गुरु कहते हैं। और 36 नंबर देखिए कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वन तंत्रिकाओं में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका क्या स्थान है? तो ये आपका काकल्य, ऐसे वर्णों को हम काकल्य वर्ण कहते हैं। और देखिए क्या दे रखा है 37 नंबर में कि संधि विच्छेद में यदि वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण या संधि करते समय प्रत्येक वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उस वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। जिन ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए और जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के अनुकरण में आधार पर जो शब्द निर्मित किए गए हैं या जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके टोटल 3 भेद होते हैं। टोटल आपके 3 भेद होते हैं, जिसमें आपकी रूढ़ संज्ञा होती है, यौगिक संज्ञा होती है और आपका योग रूढ़ शब्द होते हैं। और समानाधिकरण का किस अवयव का भेद है? समानाधिकरण किस अवयव का आपका भेद है? तो ये जो है आपका समुच्चय बोधक है। कैसा अवयव है? तो आपका समुच्चय वाचक आपका अवयव है। देखिए क्या दे रखा है कि तुम प्रतिदिन खेलते हो, दिए गए वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम प्रतिदिन खेलते हो, दिए गए वाक्य में प्रतिदिन क्रिया विशेषण कैसा है? तो ये जो है आपका ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो जैसे देखिए, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का समय बतलाते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, कल, परसों, अक्सर, जब, तब, बाद में, ऐसे आपके कालवाचक क्रिया के आपके उदाहरण हैं। और 42 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। संदेह, संशय। संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने का आशंका हो या होना हो, वह संशय का अर्थ है। तो क्या है? तो वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तिरालीस नंबर देखिए क्या दे रखा है। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। किसी वस्तु या व्यक्ति को ना अपनाना वाक्यांश के लिए एक आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बहिष्कार करना। और कुल और एक कुल दे रखा है। शब्द युग्म का सही अर्थ का भेद का आपको चयन करना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक कुल का अर्थ आपका वंश होता है और एक कुल का अर्थ आपका किनारा होता है। और देखिए 45 नंबर क्या दे रखा है कि पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या किया? कौन सा आपका वाक्य आएगा कि पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या किया? तो अभियोग किया। क्या किया? तो अभियोग लगाया। उपयुक्त शब्द का
चयन किया है तो क्या आएगा, तो अभियोग आएगा। और देखिए 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? तो आप देखिए कि दीमक कैसी है, रात कैसी है, रात हो गई है, वर्षा हो रही है, विदुर कैसे हैं, क्या है, तो विदुर कैसे हैं आपकी। बाकी आपकी रात कैसी है, वर्षा हो रही है, दीमक लग गई है, तो ये देखिए ये आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन विदुर जो है, विदुर कैसा है या विदुर कैसे हैं, ये आपका पुल्लिंग है। और देखिए 47 नंबर क्या दे रखा है आपका कि वह शाम को घर आएगा, नहीं वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है, तो निश्चयार्थक, क्योंकि वह शाम को घर जाएगा, क्योंकि यह निश्चय किया जा रहा है कि वह शाम को घर जाएगा। और वह भोजन बनाता है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? तो यह क्या हो जाएगा आपका आवृत्ति मूलक शब्द। कैसा हो जाएगा, तो यह पक्ष जो हो जाएगा आपका आवृत्ति मूलक हो जाएगा। इस पक्ष में क्रिया सदैव बनी रहती है, जैसे वह भोजन बनाता है। और सातत्य परक क्या होता है, सातत्य परक आपका क्या होता है कि जिसमें इस पक्ष में क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है, जैसे राम क्या तो पढ़ रहा है। स्त्यात्मक क्या होता है, तो देखिए कि इस पक्ष में क्रिया आपका व्यक्त ना होकर संपूर्ण वाक्य से गठित होती है, जैसे वह खेत है। और पूर्ण पक्ष क्या होता है, तो इस क्रिया के पूरी तरह से समाप्त होने का पूर्ण वक्त होता है, जैसे राधा जा चुकी है। और देखिए क्या दे रखा है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक चिन्ह जुड़े हों वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है, तो आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। और तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या है, तो आपका अवयव संबंधित अशुद्धियाँ हैं। अवयव संबंधित आपकी क्या है, तो आपकी अशुद्धियाँ हैं। और देखिए हमने गद्यांश ले रखे हैं, तो गद्यांश पढ़ते हैं थोड़ा सा हम जल्दी में, और इसके भी क्वेश्चन कर देते हैं कि 1 से 4 तक आपको गद्यांश पढ़ना है, और डायरेक्ट हम इसका उत्तर देते हैं कि आनंद और खुशी की खोज में हमारा सारा जीवन लगे रहते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का आपको चयन करना है। तो क्या हो जाएगा कि मनुष्य जीवन भर क्या है, तो देखिए उसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि आनंद की खोज में, मनुष्य जीवन भर आनंद की खोज में लगा रहता है, सच्चे या अत्याधुनिक आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। और दूसरा नंबर देखिए क्या रहेगा, उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो केस में क्या हो जाएगा कि अंतर्मान नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक मन की शांति को देना, जिसमें अत्याधुनिक आनंद मिलता है। और तीसरा नंबर देखिए क्या दे रखा है कि उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके सही सारांश को बताइए। तो इसमें आपका पहला ही सही हो जाएगा, जब अंतर्मन को प्रेरित, शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता है, अच्छी सुखद और अनुभूतियों को प्रभावित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे आनंद भाव स्थायी हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, चौथा नंबर कि बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिमान कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि चौथा का सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब बाह्य मन गतिमान होकर शांत होता है तो इस क्रिया का प्रतिदिन पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे हमने आज आपको टोटल हमने जो आपके कराए हैं टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपकी यूपी SSSC और जूनियर असिस्टेंट और यूपी पुलिस के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।